रहीम GNN के साथ मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं सानिया चौधरी। आगाज में आपको बताएं कि अटक जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा समाअत मुकम्मल हो गई है। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत के बाद अटक जेल से रवाना हो गए। समाअत के दौरान चेयरमैन PTI की हाजिरी भी लगाई गई है। अटक जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा समाअत मुकम्मल। बात करेंगे जुनेद आलम से। जुनेद आलम, अंदर की कोई खबर सामने आ सकी है? बिल्कुल, साइफर केस की समाअत जो है अटक जेल में हुई। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जो है वो मंजूर होने के बाद जो खुसूसी अदालत के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तकरीबन 10 मिनट तक ये समाअत जारी रही, जिसमें जो है केस से मुतालिक जो है वो गुफ्तगू की गई। इस मौके पर चेयरमैन PTI जो है वो अदालत के रूबरू पेश हुए हैं और जो लीगल टीम थी PTI की वो भी इस पर मौजूद थी। थोड़ी देर समाअत चलने के बाद जो है जो जज है खुसूसी अदालत के, उन्होंने जो चेयरमैन PTI है उनकी जो जमानत है उसमें 14 रोज़ मजीद जो है वो तोसी कर दी है। उनको जुडिशल रिमांड पर अटक जेल ही रहने की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से आज जो है सुबह सवेरे से ही यहाँ पर इंतजामात जो है वो सख्त कर दिए गए थे। लीगल टीम जब यहाँ पर पहुंची तो उन्होंने इस हवाले से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी पहली कोशिश ये है कि चेयरमैन PTI की जो ज़मानत है वो मंजूर हो जाए, उनको ज़मानत मिल जाए, जिसके बाद जो मजीद केसेस हैं उनको देखा जाएगा। दीगर जो उनकी दरख्वास्तें हैं वो इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। इस वक्त अटक जेल की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुलिस ने तमाम इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया है और यहाँ पर अटक जेल आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको भी बंद किया गया है। सिर्फ VIP मूवमेंट के रास्ते को जो है सिर्फ वकला और जो जजेस हैं उनके लिए खोला गया है। जी बहुत शुक्रिया जुनेद, इस वाले से अपडेट कर रहे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में भी 26 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। अहम खबर दे रहे हैं आपको कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। और केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसीह कर दी गई है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ये साइफर केस की समाअत हुई है और शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड की मुद्दत खत्म होने पर अदालत पेश किया गया था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वापसी की हतमी तारीख का ऐलान हो गया है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि वतन वापसी पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में साजिश के तहत इक़्तिदार से निकाला गया था। 2018 के इलेक्शन के नताइज से तरक्की का तसलसल टूटा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मजीद कहा कि CPEC की बुनियाद रखी, लोड शेडिंग ख़त्म की, आवाम तरक्की से महरूम हुए। लंदन में मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग में वतन वापसी के हवाले से मुशावरत की गई। मुल्क भर से कारकुनों को लाहौर पहुँचने की हिदायत की गई। रहनुमाओं को भी कारकुन लाने का टास्क सौंप दिया गया। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़र है। इंशाअल्लाह दोबारा मईशत और मुल्क उसी तरह तरक्की करेगा जहां पर मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था, जब एक झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में एक साजिश के तहत उनको इक़्तिदार से महरूम किया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार से महरूम नहीं हुए, पाकिस्तान के अवाम तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज भी है और उनका तकाजा भी है। लिहाजा हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और अब इलेक्शन कमीशन ने नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेगा। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ 3 बरस 11 माह के बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 2019 में उन्हें तिब्बी बुनियादों पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। साबिक वज़ीर आज़म को किन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की वापसी का मुंतज़र है।
बिलाखिर नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला हो गया। नवाज शरीफ 3 बरस 11 माह बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे। साबिक वजीर आजम इलाज की गर्ज से 2019 को बरतानिया गए। माजी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंसेस कायम किए गए थे, जिनमें नैब अदालत ने 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में उन्हें जेल की सजा सुनाई। कुछ अरसे बाद इस रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली। अदालत ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस से बरी, जबकि अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में उन्हें सजा सुनाई। नवाज शरीफ पनामा रेफरेंसेस में अदालत की दी गई 4 हफ्ते की मोहलत में वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में उन्हें दिसंबर 2020 में इश्तिहारी करार दे दिया गया। दूसरी जानिब एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया, जबकि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर होने की वजह से मुकदमे से अलहदा कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक जब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो बरीयत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी पर निगरान वज़ीर आला पंजाब का इस्तदलाल मोहसिन नकवी कहते हैं कि जो कानूनी स्टेटस होगा उस पर अमल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी पर लाहौर में उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा और यही मेरा एतराज़ है। इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकता है। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि तारीख का ऐलान करें। मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। गलत फैसला करने वाले अगर सियासतदान हैं तो अवाम उनका एहतसाब करें। एक तो जो महंगाई का सुनामी, बेरोजगारी, गुर्बत का जो मुआशी बहरान का सिलसिला है, उसकी वजह से क्राइम मुल्क भर में बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारा सेल्फ सैबोटेजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में खराब कर दिया। अगर अमेरिका के जो हथियार हैं जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे दहशतगर्दों का मुकाबला करने के, अब वो अगर असला दहशतगर्दों के पास पहुंचे हैं और सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास, मगर हमारा कच्चा में भी पहुंच चुके हैं। एक तरफ तो मईशत इतने बुरे हालात में है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, जिसका वजह से सब चीज़ों पे असर हो रहा है, यहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर पे असर हो रहा है। अब बिजली का बिल अगर ऊपर हो रहा है, दूसरे को कहते हैं चोरी। देखिए, चोरी का डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि चोरी वो कर रहे हैं कि जहाँ से ये बिजली बनता है, तो इस नाइंसाफी को हमें एड्रेस करना है। जब तक हम इस नाइंसाफी को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजली का मसला को एड्रेस नहीं। फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज़्यादती, बरहना तस्वीर और वीडियोस बनाने का इंकशाफ। थाना गुलबर्ग में MPhil की तालिबा की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के इंदराज के बाद कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज़्यादती और बरहना तस्वीर और वीडियोस बनाने का इंकशाफ सामने आया है। थाना गुलबर्ग में MPhil की तालिबा की मुद्दियत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मुकदमे के इंदराज के बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। ये अफसोसनाक मामला है जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं। फैसलाबाद में GC यूनिवर्सिटी की तालिबा से मुबैना ज़्यादती का मामला है और बरहना तस्वीर और वीडियोस बनाने का इंकशाफ हुआ है। थाना गुलबर्ग में MPhil की तालिबा की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के इंदराज के बाद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। कराची में गुज़िश्ता शब गुलिस्तान जौहर में कत्ल होने वाले जामिया अबी बकर के मुंतजिम मौलाना ज़ियाउर रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मकतूल के चचाजाद भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके FIR सील कर दी है और GNN ने FIR की कॉपी हासिल कर ली है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि कराची में गुज़िश्ता शब जो अफसोसनाक वाक़या हुआ था, अब उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN बाबर सलीम से। जी बाबर। वाक़या जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में, इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा मकतूल मौलाना ज़ियाउर रहमान के करीबी अजीज़ की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन में बताया गया है कि मौलाना ज़ियाउर रहमान को गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में FBF पार्क के गेट के बिल्कुल सामने गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ये वाक़या रात को तकरीबन 10 और 10:30 बजे के दरमियान पेश आया है। मुद्दई मुकदमा कहते हैं कि उन्हें मौलाना ज़ियाउर रहमान पर हमले की इत्तला उनके बेटे ने दी। जब वो जिना अस्पताल पहुंचे तो मौलाना ज़ियाउर रहमान जहाँ बहक हो चुके थे। मुकदमे में दफ़ा 302 जो कि कत्ल अमद की दफ़ा है शामिल की गई है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। जी बाबर सलीम तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बहर अरब में मुश्तरका इंसदाद मनशियात ऑपरेशन। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान 782 किलो मनशियात जब्त की गई। जब्त की जाने वाली मनशियात की कीमत आलमी मार्केट में $235 मिलियन है। तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ GNN एजाज अहमद से। एजाज, इस कार्रवाई से मुतालिक बताइएगा। जी, पाकिस्तान में मनशियात के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किए गए उसी के सिलसिले में पाक बहरिया और
اینٹی نارکوٹک فورس نے گہرے سمندر میں منشیات کے خلاف ایک آپریشن کیا جس میں 782 اعلیٰ کوالٹی کی منشیات کو ضبط کیا گیا ہے، جن کی مالیت انٹرنیشنل مارکیٹ میں $235 ملین سے زائد بتائی جاتی ہے۔ پاک بحریہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپریشن انٹیلیجنس بنیادوں پر کیا گیا اور منشیات اقداد منشیات فورس کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ پاک بحریہ کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے آپریشن پاک بحریہ جاری رکھے گی۔ بہت شکریہ آپ کا اعجاز احمد۔ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پر جنوبی پنجاب میں واجبات کی عدم ادائیگی پر میپکو کا نادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے اور مختلف علاقوں میں 2 کروڑ 62 لاکھ روپے کی ادائیگیاں نہ کرنے پر 25 سے زائد ٹرانسفارمر اتار لیے گئے ہیں۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے بیورو چیف ملتان شہزاد فرید سے۔ جی شہزاد فرید، کتنی مزید کارروائیاں کی گئیں، کیا اقدامات ہوئے؟ جی شکریہ۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ صنعتی اور زرعی صارفین کے خلاف بھی جو اب کارروائیاں ہیں جو نادہندہ ہیں یا بجلی چوری میں ملوث ہیں، اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو میپکو ریجن میں بی جی خان، اس کے علاوہ میلسی، امیر خان، ملتان اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو نواحی علاقے ہیں ان میں یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور اس میں 2 کروڑ 62 لاکھ سے زائد کی جو ادائیگیاں نہ کرنے والے 25 ٹرانسفارمر جو ہے وہ اتار لیے گئے، جس میں زرعی ٹیوبویل کے کنیکشن جو ہے وہ منقطع کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے جو کسان اتحاد کے رہنما ہیں ان کی جانب سے مزاحمت کا بھی سامنا کیا گیا ہے اور ٹیموں کو جو ہے وہ ہراساں بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کارروائیاں متعلقہ جو ہیں ان میں کرائی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب مزید کارروائیاں بھی روزانہ کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں، جس میں جو میپکو کے نادہندہ رکین ہیں اور اس میں صارفین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ یہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی شہزاد فرید تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ۔ فیصل آباد میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ فیسکو ریجن میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 128 بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ترجمان فیسکو کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 492 بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ بجلی چوروں کو 5 کروڑ 36 لاکھ کے جرمانے کیے جا چکے ہیں۔ بات کریں گے بیورو چیف JNN اورنگزیب ملک سے۔ جی اورنگزیب، بتائے گا کارروائیوں کا احوال۔ جانب سے بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جو ہے طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ فیسکو کے مطابق جو ہے وہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں دوران 128 بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے اور ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ 4 سے 92 بجلی چوروں کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے اور ان جو بجلی چور ہیں ان کو 5 کروڑ 36 لاکھ کے جرمانے ابھی تک کیے جا چکے ہیں اور بجلی چوروں سے 15,15,000 سے زائد یونٹ جو ہے وہ ابھی تک چارج کیے جا چکے ہیں۔ جی اورنگزیب، آپ کا شکریہ۔ کوئٹہ سے خبر دیں آپ کو، جہاں ضلع انتظامیہ کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سٹلائی ٹاؤن میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور چینی کی 6000 سے زائد بوریاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق پکڑی جانے والی چینی کی مالیت 5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کوئٹہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سٹلائی ٹاؤن میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں چینی کی 6000 سے زائد بوریاں برآمد کی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ پکڑی جانے والی چینی کی مالیت 5 کروڑ روپے بنتی ہے۔ کارروائی اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ سٹی عبداللہ بن عارف کی سربراہی میں کی گئی ہے اور انٹیلیجنس بیورو کی نشاندہی پر ضلع انتظامیہ نے یہ کارروائی کی ہے۔ اسی سے متعلق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ JNN عبدالجبار سے۔ جی عبدالجبار۔ جی شکریہ۔ بالکل کوئٹہ میں جو ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف انٹیلیجنس بیورو کے نشاندہی پر کوئٹہ کے سریاب روڈ اور سٹلائی ٹاؤن میں جو ہے گزشتہ شب جو ہے اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کارروائی کی گئی، جس میں جو ہے 6000 سے زائد چینی کی جو پارسل ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا۔ پکڑی جانے والے چینی کی جو مالیت بتائی جا رہی مارکیٹ میں اس وقت جو ہے 5 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ تاہم اس سے قبل بھی جو کوئٹہ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ چند روز سے مسلسل طور پر جو ہے چینی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک جو ہے ہزاروں ٹن ضلع انتظامیہ نے چینی جو ہے برآمد کر کے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ جی عبدالجبار، بہت شکریہ، آپ نے تفصیل بتائی۔ اسمگلنگ کی روک تھام اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائیوں کی بدولت کراچی میں ہول سیل اور ریٹیل سطح پر چینی کی فی کلو قیمت میں 25 روپے تک کمی ہو گئی ہے۔ مزید بتا رہی ہیں سونیا خانزادہ۔
इस वक्त आपको बताएं कि मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है, जिसके बाद चीनी की कीमत को जो है वो रिवर्स गेयर लग गया है और बहुत हद तक जो है वो चीनी की कीमत में आवाम को रिलीफ मिला है। इस वक्त मैं कराची की जो जोड़िया बाज़ार है, होलसेल मार्केट, इसमें मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर हम बात करें चीनी की कीमत की तो तकरीबन 178 रुपये तक यहाँ चीनी जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त की गई, लेकिन आज जो है वो 24 रुपये तकरीबन कमी के बाद हम देख रहे हैं कि पिछले जो 2-3 हफ्ते थे उनमें चीनी की कीमत कभी 10 रुपये बढ़ रही थी, कभी 12 रुपये इजाफा हो रहा था, कभी 5 रुपये, कभी 6 रुपये इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके बाद अब जो है वो तकरीबन 24 रुपये की कमी के बाद आज 154 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर रिटेल की मैं मार्केट की बात करूं तो तकरीबन चीनी की कीमत जो है वो 190 रुपये तक और 200 रुपये तक जो है वो शहर भर में फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब जो है वो चीनी जो है वो 165 रुपये में शहर में फ़रोख्त की जा रही है। तो ये एक अच्छा रिलीफ है। थोड़ी सी इंस्पेक्शन भी करनी चाहिए और चीज़ों का चेक एंड बैलेंस भी जो है होना चाहिए, लेकिन जो दुकानदार है उनका ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि चीनी की कीमत में मजीद जो है वो कमी का इम्कान है। जी, कोयटा शहर की मुतादिद सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं, जहां सैकड़ों की मुरम्मत ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और आपको बताएं कि शाहराहों की टूट फूट की वजह से लोग सांस की बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसील बताएंगी नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़। कोयटा शहर की मुतअद्दिद सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा मशरिकी बाईपास पर। यहाँ पर रोड जो है तामीरी के गर्ज से खोदा गया है, लेकिन गुज़िश्ता एक साल से जो है ज़ेर इल्तिवा के शिकार है। रोड की अदम तामीरी की वजह से यहाँ पर मिट्टी और धूल उठ रही है, जिसके वजह से लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर इलाका मकीनों से हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि रोड की अदम तामीरी की वजह से इन्हें काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियों का गुजर होता है। जो मुसाफिर होते हैं इन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। इनका ये कहना है कि हुकूमत रोडों की तामीरी का काम जल्द अज जल्द यकीनी बनाए ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जी, उधर मुल्तान में नवाबपुर रोड गुज़िश्ता 4 साल से टूट फूट का शिकार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हालिया दौरा मुल्तान पर सड़क की तामीर की ताख़ीर का नोटिस, जल्द तामीर की यकीन दहानी करवाई। इलाका मकीनों का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जल्द से जल्द सड़क की तामीर करवाएं। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा GNN सुहेब इकबाल से। जी सुहेब। मुल्तान शहर का सबसे अहम रोड नवाबपुर रोड गुज़िश्ता 4 साल से जो है वो तामीर नहीं हो सका, जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी परेशान है। ख़ास तौर पर कारोबारी तबके की बात करें तो वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कारोबार मुतासर हो गया है। ताहम आज से 2 रोज़ कबल जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इस रोड का जो है वो दौरा किया और वादा किया यहाँ के इलाका मकीनों से कि इस रोड की जल्द से जल्द तामीर की जाएगी। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि गुज़िश्ता 4 साल से जो है उन्हें सिर्फ तसल्लियाँ ही मिल रही हैं। पहले सीवरेज लाइन जो है वो डालते हुए 3 साल गुजर गए, उसके बाद 2 साल से ऐसे ही रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब अपने जो वादा है उसको हतमी जो है वो उसके नताइज जो है वो सामने लाएं, जल्द से जल्द इस रोड की तामीर शुरू करें ताकि इनका जो यहाँ कारोबार है, रहन सहन है, वो आसान हो सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सानिया जड़ांवाला और 9 मई के वाक़यात के अमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आला ने 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ के अंदर पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला को बताया गया कि जड़ांवाला में 9 गिरजाघरों की बहाली हो चुकी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN मोइन अजहर से। जी मोइन, क्या डिटेल्स हैं? जी, आज वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास हुआ है, जिसमें सूबाई वज़रा, आला हुकाम, स्पेशल ब्रांच, CCPO और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की, जिसमें 9 मई के वाक़यात के तमाम चालान जो है 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म जारी किया है। और 9 मई के हवाले से जेलों के अंदर जो ट्रायल है उसको हतमी फाइनल जो है शक्ल देने के लिए की हदायत जारी किए गए हैं। तहम जमा जड़ांवाला के हवाले से वज़रा की और आला अफसरान की एक टीम जो है वो दौरा करेगी जड़ांवाला का और अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तहम इजलास में बताया गया कि जो गिरजाघर 9 के करीब जो थे उनकी तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी गिरजाघरों की। जी मोइन अजहर, तफसीलात बता रहे थे आप, आपका शुक्रिया। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सानिया जड़ांवाला और 9 मई के वाक़यात के अमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर आला ने 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला को बताया गया कि जड़ांवाला में 9 गिरजाघरों की बहाली हो चुकी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा GNN मोइन अजहर से। जी मोइन, क्या डिटेल्स हैं? जी, आज वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास हुआ है, जिसमें सूबाई वज़रा, आला हुकाम ने शिरकत की, जिसमें 9 मई के वाक़यात के तमाम चालान जो है 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म जारी किया है। और बाकी गिरजाघरों की।
معیشت کی بات کرتے ہیں۔ انٹربینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انٹربینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 39 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ ڈالر 298 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار ہے۔ مزید 1 روپیہ 39 پیسے سستا ہوا ہے۔ بات کریں گے راشد خان سے۔ راشد خان بتائے گا اس وقت انٹربینک مارکیٹ اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی کیا صورتحال ہے؟ جی شکریہ۔ مستقل کمی آ رہی ہے ڈالر کی قدر میں، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے تقریباً 360 پر تھا ڈالر، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 298 اور اس سے مزید پیچھے بھی آ سکتا ہے ڈالر، کیونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہو چکی ہے اوپن مارکیٹ میں بھی اور انٹربینک میں بھی۔ تو اس وقت جو ہے ڈالر تقریباً 298 اور 297 تقریباً 95 کے قریب جو ہے وہ اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا راشد خان۔